नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटे से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफार्मर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे लेकर आए, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं, आए हुए एग्जामिनेशन से हैं और आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है, अपडेटेड जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लाइक यूपीपीसीएल TG2, यूपीएलवीएल TG2 जैसे आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन, तो सभी के लिए लाभप्रद होने वाला है। तो देर किस बात की है, लेके चलते हैं आपको सेशन की तरफ। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बेहतरीन तरीके से जुड़िएगा और आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, वो जरूर बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं यहां पे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ये देखिए यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि फ्रीक्वेंसी और सप्लाई ओनली, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ठीक है, केवल सप्लाई की आवृत्ति पे। नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी ओनली, केवल सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या पे। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर ओनली, और नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी लोग जितने भी जुड़ेंगे यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हर एक सेशन बोले तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक यदि हम बात करें, ठीक है, ट्रांसफार्मर का, तो उसका आप जानते हो कि दो क्या होते हैं भाई, दो कॉइल होते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। मतलब दो कॉइल इन द सेंस कि दो वाइंडिंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, दो वाइंडिंग होते हैं बेसिकली कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में भाई कोर होते हैं। कौन से कोर होते हैं, लेमिनेटेड कोर होते हैं। कौन से, लेमिनेटेड कोर होते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है हमेशा भाई मेरे, वो किसके साथ, AC सप्लाई के साथ। किसके साथ, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और इसी सेशन में वो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कराऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो ये क्या होता है, AC सप्लाई। AC सप्लाई से क्या होते हैं भाई, ये कनेक्ट होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो। सेकेंडरी जो होती है हमेशा क्या होता है, लोड के माध्यम से, ठीक है, भार के माध्यम से कनेक्ट होता है। कहने का मतलब यहां पे RL लगा होता है, RL बोले तो लोड सर्किट यहां पे लगा होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ध्यान से समझिएगा कि ट्रांसफार्मर की यदि हम सेकेंडरी में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF जो होगा, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर किस पे निर्भर करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे करेगा, केवल सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लक्स पे करेगा। तो और डी क्या कह रहा है कि भाई मेरे इसमें फ्रीक्वेंसी पे, फ्लक्स पे, और क्या कह रहा है आपका, और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो यस, सभी पे करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये क्या होता है, अब देखिए पूछ देता है कि कभी कभी क्वेश्चन कि जो इसके दोनों बाइंडिंग होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं। बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट मतलब कि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कपल होते हैं क्या, जी नहीं। ये क्या होते हैं, ये हमेशा म्यूचुअल कंडक्टेंस, मतलब म्यूचुअली कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, म्यूचुअली कनेक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये कि दोनों क्या होते हैं, पृथक होते हैं, इनके बीच में कोर होती है। जब हम AC सप्लाई देते हैं तब क्या होता है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग में विक्षोभ जनरेट होगा, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होगा। कब, जब ये कोर होगा, इस कोर के ऊपर क्या होगा, वहां पे एक वो अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है। कहने का मतलब ये कि ये भी एनर्जाइज्ड होता है। उसके बाद ड्यू टू द फ्लक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसके कारण, फ्लक्स के कारण, फ्लक्स ट्रांसफॉर्मेशन के कारण सेकेंडरी में भी क्या होता है, EMF जो होता है, जो आप किस पे भाई, इनपुट पे दे रहे हो, वो आपको आउटपुट पे मिलता है।
ठीक है, समझ रहे हो? जो हम यहां पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां पे दे रहे हैं, वही आपको यहां पे मिल जाती है। अब आप अपने नीड के अनुसार इसी की वैल्यू जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बात को समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड क्यों पड़ी? तो भाई मेरे यहां पे क्या होता है, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी फ्लक्स कैसे जनरेट हुआ? ये फ्लक्स जनरेट हुआ फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, और इसमें बैंडिंग भी है। जब ये बैंडिंग होगा, ये बैंडिंग सेकेंडरी बैंडिंग एनर्जाइज्ड होगी। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पे निर्भर करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, मतलब ये कि दो प्रकार के देखे ट्रांसफार्मर होता है, कौन कौन सा, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो वो किस पे निर्भर करता है, वो हमेशा हमेशा किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब ये जो वाइंडिंग है इनके टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, वो भी किसके, सेकेंडरी वाले के। ठीक है ना, सेकेंडरी वाले के नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कौन सा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। बात समझ गए? यदि हम क्या करेंगे कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, प्राइमरी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब वो क्या करेगा, स्टेप अप। ध्यान से समझिएगा, हम जब भी छेड़ेंगे, ठीक है, जब भी हम छेड़ेंगे, यदि हम क्या करें, यदि हम क्या करें, यहीं पे इजिली क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स इसको हम बढ़ा दें ड्यू टू द प्राइमरी, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, हम इसको बढ़ा देंगे, तब ये क्या कहलाएगा, स्टेप अप कहलाएगा। लेकिन मित्रों यदि हम क्या करें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हम जो ऑप्शन यहां पे चूज करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, फ्लक्स पे निर्भर करता है, और क्या, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी निर्भर करता है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना। ठीक है, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर बिल्कुल चैप्टर वाइज लेके चले। तो प्यारे मित्रों, सिर्फ ये जो चैनल है आपका, ये टेक्निकल स्टडी ज्ञान एक परिवार है, एक परिवार है, एक फैमिली है, और इसी के लिए मैं यहां पे बिल्कुल मोटिवेट होके, ठीक है, बिल्कुल मोटिवेट होके आपके लिए वर्क करता हूं। बहुत सारे डिमोटिवेशन आते हैं, मैं बताऊंगा, एक वीडियो स्पेशली उस पर बनाऊंगा कि किस प्रकार के डिमोटिवेशन आते हैं, बट उसको हावी नहीं होने देते हैं हम लोग, सिर्फ आपके लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपका एक छोटा सा प्यारा सा एक और प्लेटफॉर्म है, जिसको आप कहते हो अपने मोबाइल की दुनिया में एप्लीकेशन बोलते हो। ठीक है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिलता है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ, आपको वहां पे डेली क्विजेस मिल रहे हैं, वीकली संडे को लाइव टेस्ट मिल रहा है, जो कि मैंने कर दिया उसको एक सप्ताह के लिए लाइव। ठीक है, आप एक सप्ताह का उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? उसमें जो बेस्ट होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी जो वीडियो एक बनाऊंगा स्पेशली, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, मैं अभी एक थोड़ा सा आपको संकेत दे रहा हूं, जो टॉप थ्री टेस्ट में जो टॉप रहेंगे उनको बहुत ही बेहतरीन एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, उनके एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें, वो अभी क्लास चल रही है तो क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आगे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसको जरूर सभी लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि अ करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग करते हैं निम्नलिखित में से किस मापक यंत्र के द्वारा, किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं? अमीटर पे, ठीक है, वोल्टमीटर पे, या फिर दोनों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग का जो भी राइट आंसर है कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। तो यहां पे समझिएगा, अब देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, अब इस पे लिखा है कि करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब सभी लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को पकड़ेंगे,
भाई उनके माइंड में क्या आएगा बच्चे के कि करंट ट्रांसफार्मर है, तो भाई मेरी ये क्या करता होगा, धारा को मेजर करने वाले, ठीक है, धारा को मेजर करने वाले, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ लगेगा। आपके माइंड में आएगा, आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करके भाग जाओगे, ठीक है, ये ऑप्शन ले लोगे और खुश हो जाओगे हमने सही कर दिया। लेकिन ध्यान से समझो बात को। अब यदि मैं बात करूं, देखिए यदि आप जानते हो ड्यू टू द ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बतलाया है आपको, ओम्स लॉ ने आपको बतलाया है भाई कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। सभी को पता है ना भाई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो जब V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है तो वोल्टेज के टर्म्स में भाई यहां पे क्या है, करंट भी आ रहा है। बोले तो यदि कोई ये एलिमेंट है, समझिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस है, इसमें यदि हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो भाई मेरी ये रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है करंट को अपोज करने का, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जा रहा है कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। वोल्टेज ड्रॉप किस टर्म्स में हो रहा है, आई इंटू आर के टर्म्स में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो बात को समझिएगा। तो यहां पे क्या होगा कि बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। तो भाई मेरे यदि हम वोल्ट मीटर की गणनाओं के हम यहां पे बात करें, ठीक है, तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो अमीटर के साथ बिल्कुल यूज किया जाता है, ठीक है। यदि इसको हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर के साथ क्या करेंगे, जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का जो ज्ञात प्रतिरोध होता है तथा करंट का जो गुणनफल होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे मैंने आपको यहां पे बताया, जिसे वोल्ट मीटर की रीडिंग पे जो चेंजेज हो रहे हैं, मतलब वोल्टेज पे जो प्रभाव पड़ता है उसे हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई मेरे यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजिली तरीके से, यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, यहां पे देखिए बोथ 1 और 2 होगा, वोल्ट मीटर नहीं सी होगा, ठीक है, दोनों होंगे भाई, ठीक है। अमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों मापने के लिए यूज किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इजिली तरीके से सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो पहले मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड टू रेड्यूस। ट्रांसफार्मर जो कोर है उसका जो पटलन है, मतलब जो उसका लेमिनेशन है, निम्नलिखित को घटाने के लिए किया जाता है। एडी करंट को, हिस्टैरिसीस लॉसेस को, बोथ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस, या फिर ओहमिक क्या है, लॉसेस है, ठीक है। बात को समझिएगा। अब मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होते हैं, वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है भाई, वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, दो वाइंडिंग्स होती हैं। इनके बीच में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही एक वर्ड बोला था कि लेमिनेटेड कोर होता है, ठीक है ना। ये जो कोर होता है ना, ये कोर होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, देखिए आपको पता है टाइप्स ऑफ कोर, यदि मैं आप जाओगे, मैंने आपको ट्रांसफार्मर में यदि मैं बात करूं तो स्पेशली मैंने आपको ट्रांसफार्मर का एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में, तो वहां पे उसके प्रकार भी बताए हुए हैं। कोर टाइप जो होता है ट्रांसफार्मर उसमें मैंने बताया है। जैसे यदि मैं बात करूं, देखिए कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो ई टाइप को एक इस प्रकार से इस साइड से भी लेकर आके, ठीक है, इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे क्या करें, इसे ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें और इस पे इन जब दोनों को देखें, ये लेकर आएंगे तो इस पे जाएगा, ये लेकर आएंगे तो इस पे जाएगा, ये लेकर आएंगे तो इस पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देखिएगा समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है ना। यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होंगे। कहने का मतलब ये कि देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है कहां पे की जाएगी, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले कोर पे क्या हो जाएगी, वाइंडिंग हो जाएगी, इस वाले कोर पे वाइंडिंग हो जाएगी, इस वाले कोर पे वाइंडिंग हो जाएगी। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कोर पे बाइंडिंग की जा रही है। तो भाई मेरे कि यदि कोर लेमिनेटेड यदि नहीं होगा तो ये जो
भाई कॉपर के वाइंडिंग हो सकते हैं। तो कॉपर कॉइल जो है, जो इस सीधी सी बात है, कुछ इस प्रकार से समझिए कि कॉपर कॉइल जो है, जब इसको हम इसके कोर के ऊपर, भाई आयरन का कोर हो सकता है, बात समझिएगा, तो इसके ऊपर यदि हम लेके जाएंगे बिना लेमिनेटेड, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लक्सेस जनरेट होंगे, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है कि लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, लेमिनेशन किया जाता है। तो यहां पे पूछ रहा है आपसे कि भाई मेरे ये बता दो कि ये किसको घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसको घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूंगा तो सीधी सी बात है, यह एडी करंट को, ठीक है, भंवर धारा को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? पहले मित्रों समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। ठीक है, कह रहा है कि वोल्टेज में, करंट में, पावर में, या फिर डी कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट बोथ। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यहां पे देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो क्या करता होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए समझिएगा बात को। यहां पे हम क्या लेते हैं, वोल्टेज, ये क्या करता है, वोल्टेज को एनर्जी जो है, वोल्टेज मतलब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टर्म्स में वोल्टेज है, उसे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो मतलब ट्रांसफॉर्म करता है, इधर आप समझो वहां पे। तो वोल्टेज यदि हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्लियर बताया, स्टेप अप को भी बता दिया था, स्टेप डाउन भी बता दिया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि, ठीक है, लॉसेज जो है, मतलब पूर्ण भार फुल लोड पे जो लॉसेज हैं, वो बोल रहा है कि 1000 वाट है। कितना है, 1000 वाट है। कौन सा भाई, यहां पे जो हानि हो रही है, आधे भार पर हानि कितनी होगी, जो लॉसेज हैं वो हाफ लोड पे कितनी हो जाएगी। फुल लोड पे यदि 1000 वाट है तो हाफ लोड पे कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई करेंगे कैसे, सभी लोग बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हमेशा हमें आते गए हैं। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले यदि हम देखें कि भाई मेरे दिया क्या है, तो फुल लोड पे, किस पे, फुल लोड पे जो लॉसेस हैं कितनी है, 1000 वाट है। ठीक है, कितनी है भाई, 1000 वाट है। ठीक है, तो आप जानते हो, यदि हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से पूछ रहा है कि हाफ लोड पे, ठीक है, क्या होगा। तो हाफ लोड के लिए आप जानते हो कि पूर्ण भार हानि इंटू क्या होता है, यहां पे पूर्ण भार हानि इंटू क्या हो जाएगा भाई, इस टर्म में देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फुल लोड लॉसेस इंटू 1/2 के पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहां पे यदि हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए समझिएगा क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कह रहा है कि बिल्कुल इजीली तरीके से, तो आपको क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 250 वाट। ठीक है, 250 वाट। तो आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, आपका जो है ऑप्शन जो आपका डी क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन डी है परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि, कॉपर लॉस एट फुल लोड, कह रहा है कि किस परीक्षण में ज्ञात हो सकता है। ठीक है, आल्ट एफिशिएंसी टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फुल लोड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा। सभी लोग जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है
कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कौन सी बात हो रही है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। भाई आप टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में जाओगे, बहुत सारे फेज के अनुसार ट्रांसफार्मर है आपके, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ठीक है ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है कि भाई मेरे ये बता दो कि पूर्ण भार ताम हानि मतलब कॉपर लॉस एट फुल लोड पे किस परिसर से ज्ञात किया जाएगा। तो जितने भी प्यारे मित्र हैं बी आंसर पे जाएंगे भाई। कौन से आंसर पे, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, कौन सा, शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उसके लिए भाई, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात हो सकता है आपका, ठीक है, इजीली तरीके से, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो यदि आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एप्लीकेशन पे अभी एसी सर्किट स्टार्ट हो चुका है, उसके जस्ट खत्म होने के बाद आपको मशीन मिलेंगे, जिसमें मशीन सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेके आएंगे, बिल्कुल बेसिक से वहां पे बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक मतलब सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़िए भाई, सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करिए, तुरंत आंसर बताइए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पे कि वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। भी कह रहा है कि वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा कम होती है, केवीए कम होती है, चुंबकीय बल बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि केवीए एंड फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टता तीनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब कि आपको पता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि प्राइमरी के तुलना में, ठीक है, सेकेंडरी की जो वाइंडिंग होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या है, वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार यदि हम समझना चाहें तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं कि सेकेंडरी के संदर्भ में, ठीक है, सेकेंडरी के संदर्भ में क्या होगा कि वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। भाई स्टेप अप है तो वोल्टेज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज कराएगा, ठीक है भाई। अब यदि हम बात करें तो भाई जब वोल्टेज इंक्रीज होगी, बात समझ रहे हो, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, करंट क्या होगा, धारा उससे थोड़ा सा कम होगी, और केवीए, ठीक है, केवीए की यदि हम बात करें, ठीक है, किलोवोल्ट एम्पियर, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट होगी, ओके। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा कि स्टेप अप के द्वितीय कुंडलन में जो फेरों की संख्या होगी प्रारंभिक से अधिक होगी, ठीक है, ये भी बात सही है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें आपको सभी चीजें मिल रही हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो यहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सभी लोग के माइंड में एकदम स्टोर होगा, किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है, लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्शन है, फैराडे लॉ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करेगा, ठीक है, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर जैसा काम करेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। समझिएगा पहले कि ऑटो ट्रांसफार्मर आखिर
होता कैसा है। बात को देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसा होता है, ध्यान से उसके सिंबल से ही आप यहां पे समझ जाओगे, ठीक है ना। उसके सिंबल से समझ जाओगे। कहने का मतलब ये कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है मित्र, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिंगल, यदि मैं उसके वाइंडिंग की बात करूं, ठीक है, उसमें जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वाइंडिंग जो होती है वो सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। कौन सी वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से सिंगल वाइंडिंग होती है। तो अब आप कहोगे कि सर ये ट्रांसफार्मर कैसे हो गया यदि सिंगल वाइंडिंग हुआ तो, ठीक है भाई मेरे, ये जैसे आप लोग देखे हो गया रियो स्टेट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है रियो स्टेट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर देखोगे क्वालिंग होती है और एक एडजस्टेबल लगा होता है, ठीक है, एडजस्टेबल लगा होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज करा सकते हैं या फिर डिक्रीज करा सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसका हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इसका हम बेसिकली यदि हम देखें तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इसका हम स्पीड कंट्रोल में देखे होंगे, कभी कभी प्रैक्टिकल में कि सर लोग यूज करते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी देखे होंगे, बहुत सारी जगह रियोस्टेट आप लोग देखे होंगे। सेम उसी तरह से यदि मैं बात करूं तो इसकी वाइंडिंग सिंगल हो गई, ठीक है भाई, लेकिन ड्यू टू द यूजेज, ठीक है, आप पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, दो प्रकार से वर्क करता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है ना। ये जो थ्योरी है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो हमेशा चलेगा ट्रांसफार्मर के साथ। लेकिन समझिएगा कि इसी में भाई, इसी में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्रिएट करते हैं इसी के साथ। देखिए ये क्या हो गया, एक वाइंडिंग हो गई, लेकिन जो इसके साथ और साथ में क्या होता है, यहां पे लोड लगा होता है, ठीक है, लोड कनेक्ट करा देते हैं। तो यहां पे ये जो वाइंडिंग निकल के आई, ये हो जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग और ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब समझिएगा कि अब ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये किस तरह से बिहेव करेगा, यहां पे कुछ इस प्रकार से ही बिहेव करेगा ना। इसको हम क्या वेरी करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी का वाइंडिंग कम है और नंबर ऑफ सेकेंडरी का वायरिंग ज्यादा है। ओके, अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, इसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यदि हम क्या करते, यदि हम यहां पे क्या करें कि यहां पे सेकेंडरी को जोड़ दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी ज्यादा हो गया, सेकेंडरी कम हो गया, तो क्या हो गया, स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्या है मित्र, ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो कि एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी जो हो जाएगा आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा आपका भाई, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। समझ में आ गया है सभी को, समझ में आएगा क्यों नहीं भाई, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने पे भी समझ में ना आए तो भाई इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग लगन से वीडियो को देखा करिए, जो भी मेहनत किया जा रहा है, एक वीडियो बनने में ना टाइम लगता है, ठीक है ना। कभी आप शूट करिएगा वीडियो को, ऐसे ही शूट करिएगा, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने शुरू करिए, बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं, आपके लिए हम यहाँ पे तत्पर वर्क कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए करेंगे। आपका जो सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो ना, सिर्फ उसी की बदौलत हम मोटिवेट होकर पढ़ा रहे हैं। और एक टीचर जो होता है हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाहता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्राथमिक वोल्टता, मतलब प्राइमरी वोल्टेज। नेक्स्ट है कोर का टाइप्स ऑफ कोर पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरा का अनुपात। और नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे बेसिकली यदि बात करें तो ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सेकेंडरी क्या करेगा, हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स पे ही तो निर्भर करेगा ना भाई। सेकेंडरी का रोल क्या है, हमेशा वहां पे ये ही दर्शाता है कि वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स यदि दिया है ऑप्शन में, क्लिक कर दो, आंसर सही होगा। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
टर्न्स हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर, समझिएगा। और अब देखिए, अब यांत्रिक ट्रांसफार्मर दे दिया तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यांत्रिक ट्रांसफार्मर यदि आपके माइंड में याद भी नहीं है आपको कि सर मैकेनिकल ट्रांसफार्मर कह रहा है, यांत्रिक ट्रांसफार्मर मतलब मैकेनिकल ट्रांसफार्मर में कौन सा कथन सही है, मैकेनिकल ट्रांसफार्मर के संदर्भ में कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है, चूज करिए, बताइए। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, यदि कंफ्यूज है हमारे पास आइए। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, मतलब क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन में, माइंड वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो कर यार क्वेश्चन गलत तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन के बाद ही राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इजीली वन लाइनर है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कोई नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक जो प्राइमरी लाइन में समांतर में जोड़ा जाता है। भाई बिल्कुल ये गलत है। करंट ट्रांसफार्मर मतलब ये क्या करेगा, एक प्रकार से हम यहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे वो एम्पियर के टर्म्स में अमीटर ऐड करेंगे, तो वो हमेशा अमीटर जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सीरीज में ऐड होता है। तो भाई जब सीरीज में आएगा तो पैरेलल वाली बात ही नहीं है, कट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक भू से जुड़ी रहती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर का जो तृतीयक है, सेकेंडरी है, कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। अब आपको आंसर मिला। अब देखो सीधी सी बात है, मैकेनिकल ट्रांसफार्मर के अंतर्गत जो होता है आपके करंट ट्रांसफार्मर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा जो इसका जो लोड होता है वो हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, वो बिना लोड के नहीं वहां पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, डी आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है सेम पोलरिटी होना चाहिए, सेम करंट रेशियो होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम केवीए रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में एक लाइनर मतलब वन लाइनर यदि मैं बात करूं तो यहां पे क्या होना चाहिए, इसका सेम पोलरिटी होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है। देखिए भाई, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने आपको ब्रीदर किस प्रकार से वर्क करता है, वहां पे एक जेल यूज करते हैं, उसका हम क्यों यूज करते हैं, क्या नाम होता है उसका, उस जेल का, यदि आपको पता है तो आपको अभी कमेंट करके बताना है, मतलब कौन सा यूज करते हैं वहां पे। चलिए भाई मैं आपको बता देता हूं, तो सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं आखिर, और उसके पहले यह समझना है कि आप ब्रीदर का यूज क्यों करते हो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि यहां पे इंक्रीज वेंटिलाइजेशन मतलब आवागमन, वायु आवागमन को बढ़ाना, तेल की सतह को बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। तो प्यारे मित्रों, जो आपका ब्रीदर होता है उसका हम जो यूज करते हैं हमेशा इजीली तरीके से यदि आपको माइंड में रखना है, तो यहां पे मॉइस्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चराइजर को क्या करने के लिए, सोखने के लिए यूज किया जाता है ब्रीदर का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित हो, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर हैं वो किसमें हो, पैरेलल ऑपरेशन में हो, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट हो, तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं, मतलब जो लोड शेयरिंग की बात आती है वो किस आधार पे होती है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इंपीडेंस ऑफ द वाइंडिंग पर, केवीए निर्धारण पर, आवृत्ति पर, एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो आपको पता है कि यदि कोई भी ट्रांसफार्मर है वो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो किस प्रकार से आप समझते हो, या फिर पैरेलल ऑपरेशन की बात हो रही है तो वहां पे कौन सा इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई मेरे यहां पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा केवीए निर्धारण, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, केवीए निर्धारण जो आपकी होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, हमेशा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए में लिया जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर।
ऑयल। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन यहां पे कह रहा है कि कूलिंग द प्राइमरी कॉइल्स, कूलिंग द सेकेंडरी कॉइल्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन एंड प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग। अब याद रखिएगा, यहां पे बात को समझिएगा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए यदि मैं बात करूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, दो वाइंडिंग होते हैं। अब यदि यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे जो ऑप्शन के अनुसार यदि हम बात करें, ऑप्शन में क्या है कि कूलिंग द प्राइमरी कॉइल्स, कह रहा है कि कूलिंग द प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, ये प्राइमरी जो कॉइल है इसके कूलिंग के लिए। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सेकेंडरी के कूलिंग के लिए। ठीक है ना, सेकेंडरी के कूलिंग के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द एडिशनल इंसुलेशन। ठीक है, एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरे ट्रांसफार्मर कोर को या फिर पूरे ट्रांसफार्मर को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द इंडक्टिव कपलिंग। बात को समझिएगा, इंडक्टिव कपलिंग कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए कि इंडक्टिव जो कपलिंग होती है, ठीक है, इंडक्टिव कपलिंग का मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये क्या करेगा, ये दोनों जो वायर हैं, ठीक है, ये जो दोनों कॉइल हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये क्या हो, इंडक्टिव कपलिंग में आ जाए। ठीक है ना, क्या हो, इंडक्टिव कपलिंग। इंडक्टिव जो आपके डिवाइसेज होती हैं उनका यूज करके हम इसको कपलिंग कर लें, जोड़ लें, तो भाई मेरे क्या होगा, बिल्कुल ये जो संबंध है, क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य नहीं है ट्रांसफार्मर का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टिव कपलिंग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की, वो क्या करता है आपको पता है। सबसे पहली बात, ये जो वाइंडिंग है ना वो किस पे की जा रही है, कोर पे। ठीक है ना, कोर पे वाइंडिंग की जा रही है। अब ये जो वाइंडिंग है ये क्या होते हैं, ये जो कोर वाइंडिंग होते हैं, कोर जो होते हैं मैंने आपको बताया ये क्या, पटलित मतलब लेमिनेटेड होते हैं। जब लेमिनेटेड होते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोर है, इसके ऊपर कोर है, तो ये जब तक लेमिनेटेड नहीं होंगे तो एक दूसरे के साथ डिस्टॉर्शन करेंगे। ठीक है भाई, लेमिनेटेड है ये, ठीक है, पतली परत लेमिनेशन की चढ़ाई गई है। ठीक है, लेकिन एक बात और समझिएगा कि यदि आप जानते हो कि यहां पे क्या होगा, जब हम प्राइमरी पे एसी सप्लाई देंगे वो सेकेंडरी तक जाएगा ड्यू टू द फ्लक्स। ठीक है ना, ड्यू टू द फ्लक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लक्स की वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से, बात समझ रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि यहां पे एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो होता है आपका हीट प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहां पे हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और ये जो कोर होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये हीटिंग प्रोसेस में आएंगे, जैसे ये गर्म होंगे तो इनका जो ये कोर है ना भाई, एक दूसरे से क्या करेंगे, ये चिपकना शुरू कर देते हैं और वहां पे क्या होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट होने की जो चांसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, और जो शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ये कि प्रोवाइडिंग द कूलिंग प्राइमरी, तो भाई मेरे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए कूलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इंसुलेशन। यस, इंसुलेशन एक प्रकार का एडिशनल इंसुलेशन ही देता है, जिससे क्या हो, ये दोनों क्या हो, ये जो कोर है एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें, टच ना हो, इसके लिए। तो कहने मतलब तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही होंगे ट्रांसफार्मर की दुनिया में, ट्रांसफार्मर के संदर्भ में। और यहाँ पे जो डी है भाई मेरे, ये ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं है, इंडक्टिव कपलिंग नहीं होती, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का काम होता है, म्यूचुअली कपल होते हैं, नॉट इंडक्टिव कपलिंग, म्यूचुअली कपल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना एक्सप्लेनेशन। चलिए भाई,